हिस्ट्री में आपको पढ़ना है 6, 7, 8, ये तो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। फिर भी अगर मैं पढ़ूंगा अभी तो एक बार अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा तो मैं बता ही दूंगा भाई, इसको तो रिवीजन करना ही है, बार बार पढ़ना है। जैसे मैं जो 40 चैप्टर भेजा हूँ ना आप लोगों को, वो आपको 4-5 बार पढ़ के जाने हैं, क्योंकि मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ मिनिमम 10 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन भी आ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वैसे हाँ, ये एनसीईआरटी के, ये हिस्ट्री के आपको 6, 7, 8 और 12 के तीनों पार्ट 1, 2, 3 ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी के जो है आपको विपिन चंद्रा पढ़नी है, ठीक है, और रामचंद्र शर्मा होगी, सती चंद्रा, इनके मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। ये अभी सारी मत पढ़ना, इसके भी है ना, इनके भी सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसका भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। पर ये 6, 7, 8 तो कंप्लीट पढ़ लो, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूंगा, ज़्यादा फालतू मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने पिछले साल पढ़ाए भी थे, कुछ काम का है नहीं, समझ में आया। तो ये कुछ चैप्टर तो मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो इसमें, पर ये तो सारी पढ़ना, क्योंकि यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन बन जाते। 2022 में तो डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन बने थे 6, 7, 8 क्लास से, ठीक है। तो दूसरी बात, ये 12th क्लास में जो है मैपिंग वाले जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो बॉक्स में जो लिखा रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कल जो साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी उसमें जो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। दूसरी बात तुम लोगों का ना एक बताता हूँ, वो सोचो क्वेश्चन मुझे कभी सोचा भी नहीं था कभी वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। रुको मैं एक बताता हूँ, 2022 का है, 1 मिनट। मैं कभी सोचा नहीं था वो क्वेश्चन, सोचा एनसीईआरटी में मिलेगा मेरे को। जब आज मैंने देखा, और मेरा तो माना कि 11, 12 वाले जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एनसीईआरटी से मिलेगा। अभी इस पेपर में बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए हुए हैं डायरेक्ट। अपन जो है अभी छोड़ो, उसका जो मेन है अपन वो देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वो क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने 3-4 बार पूछ चुका है, तो मतलब ये है कि 2025 में चांसेस है उस क्वेश्चन के आने की। अब ये देखो ये क्वेश्चन है ना, 1 मिनट रुको, मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझो। ये लिवेंट वाला क्वेश्चन है ना, जब आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, मिडिवल में है, हाँ मिडिवल में है ना, तो वहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ था ये क्वेश्चन, सोच भी नहीं सकता कोई वहाँ से बना ये लिवेंट वाला क्वेश्चन। और मैंने इसका प्रूफ भेजा भी था आप लोगों को। अच्छा, ये बार बार वहीं पहुँच जा रहा है क्या? ये देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे भी सब ऐसे बोले थे करंट अफेयर से ये है। देखो मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि करंट अफेयर वाले टीचर के पास जाओगे तो वो बोलेगा सब कुछ करंट अफेयर से है, पर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन लिवेंट वाला तुम्हें पता है, ये अक्सर सुनाई देने वाला जो भी XYZ दिया हो, पर मैंने इसको पढ़ा था चाहे एंशिएंट या मिडिवल जो है, चाहे सती चंद्रा में या मिडिवल में मिला था, मैं एक बार भेजा भी हूँ आप लोगों को, एक बार दोबारा मैं भेज दूंगा। तो उसके चैप्टर के आखिर में, मतलब चैप्टर के बीच में ऐसे स्टार करके रहता है ना, तो यहाँ पे लिखा था लिवेंट, वो यहाँ पे लिवेंट लिखा था, तो लिवेंट का फिर वहाँ पे लिखा था कि लिवेंट यहाँ पे पाया जाता है। तो समझ रहे हो ये क्वेश्चन वहाँ से बना है, मतलब एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है टेक्नोलॉजी वाला ये क्वेश्चन मैं भेजा हूँ आपको, एनसीईआरटी मिल जाएगा 58 PDF पे। हाँ वो टोटल आपको उसमें भी वो भी है, धर्मेंद्र जाखड़ का नोट्स भी है कुछ, पर कुछ चैप्टर आपको है ना वो भी मिलेंगे जो रिपीटेड भी हो गया। मैं कि अब देखो ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कभी सोचा नहीं था ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सोचो मुझे आज पता लगा ये क्वेश्चन। और डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट ये नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है, सोचो डायरेक्ट दिया हुआ है, ये दिया है डायरेक्ट। आप एनसीईआरटी लाइन पढ़ना, वहाँ डायरेक्ट पूरा ऐसे के ऐसे दिया, यूपीएससी ने डायरेक्ट उठा के ऐसे पूछा है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने चैप्टर भेजे हैं अच्छे से कर लेना। अब रही बात, देखो ये तो हो ही गया लगभग मेरी तरफ से जितना मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजा, एक बार मैं पढ़ा भी दूंगा उन लोगों को। जैसे अपन इधर इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा वो चैप्टर मुझे, क्योंकि एक बार पढ़ाने से क्या याद रह जाएंगे, ठीक है। अपन मेरा माना अभी खुद से भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि मेरा इंतजार करो, पढ़ लेना उन चैप्टर को, ठीक है। इधर मैं साइड बाय साइड आप लोगों को क्या करते जाऊँगा, जो आपका बच्चा है पॉलिटी उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, ठीक है, और जो लक्ष्मीकांत था वो भी बता दूंगा, तो ये दोनों काम हो जाएंगे।
फिर आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उन्हीं को ही बार बार पढ़ना है। हिस्ट्री में मैं बता ही दिया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेंगे अभी आप लोग पढ़ो, फिर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, एंशियंट मेडिवल जो भी पुरानी एनसीईआरटी ओल्ड का। ज्योग्राफी तो आपको 6 to 12 पढ़नी है, कुछ चैप्टर मैंने जो बोला था ये मत पढ़ना, वो मत पढ़ना। ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़नी है 6 to 12। ठीक है, तो आपका हो गया। इकोनॉमी अपन पढ़ेंगे अभी, 9th क्लास तो पढ़ ही चुके हैं, वो तो पढ़नी है आपको। ठीक है, 9, 10, 11 तो मस्ट है, वो तो सारी पढ़नी है, पर 12th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो मैं बता दूंगा भाई यही पढ़ना और मत पढ़ना। तो यहाँ आपका हो गया साइंस का, इधर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो सारा मैं चैप्टर भेज ही दिया हूँ, खत्म काम। ज्योग्राफी इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, कोई जीसी लियो, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इकोनॉमिक्स के लिए ये, और फिर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तक करंट अफेयर का मुझे जो लगा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं इंपॉर्टेंट थीम बता दूंगा आपको, वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो ख़त्म बात। और मेरा मानना है पीवाई की रिसर्च कर लोगे तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर अपनी ट्रिक है ही, क्या ही ज़रूरत है। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि तुम इस मार्केट की उससे बच जाओगे, जो फालतू की चीज़ें चलती रहती है। अभी देखना लोग जो है PTT 65 के पीछे पागलों की तरह पड़ जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है ना आपको। ठीक है, आज ये 12th वाली ज्योग्राफी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा मेरे अनुसार। इसमें 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ लेना, ये सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें ये चीज़ याद रखना, मेंस ओरिएंटेशन में ज़्यादा है, तो एक बार पढ़ के 2-3 बार पढ़ के आपको पता लग जाएगा क्या काम का है। और बना लोगे, मेरा मान लो 2-3 बार पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी, तो हो जाएंगे क्वेश्चन पीटी में आने वाले क्वेश्चन, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। तो कितने चैप्टर तक कर लिए थे? शायद 8 तक कर लिए थे क्या अपन? 8 करवाना तो करीबन। हाँ बोलो। एनसीईआरटी का 22 पेज नंबर निकालना। इसी एनसीईआरटी का? हाँ, 22 पेज नंबर। यही तो है 22। हाँ बोलो। नहीं, इसमें नहीं है, प्राथमिक क्रियाओं वाला चैप्टर है। प्राथमिक क्रियाओं वाला चैप्टर है, चैप्टर 4। तो तुम च्युइंगम वाले क्वेश्चन की बात करियो, कहाँ बताओ, इसमें कहाँ है? हाँ, आगे एक पेज और आगे यही। यहाँ यही हाँ, है। ये च्युइंगम चूसने के बाद शेष भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो? इसे चिकल कहते हैं। तो इसमें अपना जो यूपीएससी क्वेश्चन वो रुको, वो कह रहा है ना कि प्लास्टिक का यूज होता है, नहीं जैटो का वृक्ष के दूध से बनती है। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद जो है गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। तो इसको अपने को कहाँ मिला ये चीज का? च्युइंगम का जो बेस होता है ना, वो जैटोटा वृक्ष का दूध से बनता है। पर वो बोला ना अनेक च्युइंगम गमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता, हो सकता है ना। मैंने तो उसी बेस पे किया था उसको, उस लॉजिक पे किया था, मेरा सही निकला था वो, कि जब पर्यावरणीय प्रदूषण है तो स्वाभाविक सी बात है प्लास्टिक होगा, तो तभी तो कोरिलेशन हो गया ना दोनों में। शायद आज ये चैप्टर पढ़ना अपने को, देखो ठीक है। तो ये ऐसे देखो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस और GS 3 के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है इंपॉर्टेंट उसके लिए। देखो, प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। ऐसी वस्तुओं का व्यापार और विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। अब देखो, इसमें ऐसा कोई बनने क्वेश्चन ऐसे मोस्टली जो बनेगा तो मेंस का ही क्वेश्चन रहेगा इसमें, फिर देख लेंगे अगर पीटी का कुछ चांसेस रहेंगे। परिवहन, पर मैं बता रहा हूँ देखो, ये ऐसे चैप्टर है ना, इनको आप 1-2 बार भी पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएंगे। बस ये थोड़ा समझ लेना कि भाई परिवहन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर सोचो परिवहन नहीं तो सोचो लॉजिस्टिक सेक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर परिवहन के कितने टाइप होते हैं, फिर इसमें ये भी दिया है, संचार वाला भी दिया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत समझ लोगे तो हो जाएगा।
परिवहन व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग और वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में ऐसे जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। पहली बात ये चीज़ याद रखना, सेवा उद्योग में आता है, मतलब थर्ड सेक्टर में आता है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान, उताराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त, आश्वासित और तीव्रगामी परिवहन प्रक्रिया लोगों के बीच सहयोग और एकता को प्रभावित करता है। अगर ये देखोगे तो ये है, अगर मान लो कि परिवहन का इंपॉर्टेंस पूछ ले मेंस में, तो उसका इंपॉर्टेंस है, ये सारे पॉइंट अच्छे पॉइंट है। ये परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थानों पर जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणी द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस मार्गों का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। मान लो जैसे ये रोड है, रोड को मैं जोड़ दिया हूँ, रेलवे से जोड़ दिया हूँ, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म को मैंने मान लो वायुयान से जोड़ दिया, तो ऐसे करके जो बन जाता है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे एक जगह जुड़ जाती है। अब देखो आजकल ये फेरी वाला ना, फेरी नहीं ये बोलते हैं, जो पहाड़ों पे चलता है, तो भारत में भी अभी चलने लग गया है। अष्टम रज्जी मार्ग, तार गाड़ी है। परिवहन के साधन प्राय तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है, जहाँ सड़कों का निर्माण उपयुक्त नहीं होता। देखो वहाँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में भी यार ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, ये चीज़ भी याद रखना। परिवहन की विधाएं, विश्व परिवहन के प्रमुख विधाएं जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। तो ये चीज़ें रखना, अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, परंतु आजकल जो है देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गैस इसी से ही होगी, ठीक है, तेल इसी से ही होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो है इसी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक तथा अंतर प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्री और माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवर्तित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर भी निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी में एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर इस स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्ग द्वारा परिवहन श्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में विभिन्न विधाएं एक दूसरे की पूरक होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GS3 का भी पार्ट है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग मेंस में क्वेश्चन बनता ही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। सड़क परिवहन, अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली या पालकी से 4 व्यक्ति उत्तरी भारत में कहार द्वारा ले जाए जाते देखा? देखो कहार एक जनजाति है जो यही काम करती थी, ढोने का। बाद के वर्षों में पशु का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्र में सामान ढोते हुए देखा? पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डलिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ही रेलमार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थों जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइन बड़े मालवाहक है। सामान्यतः मानव कूली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियाँ तो माल डिब्बे जैसे पुराने और पारंपरिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों की संपूर्णता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलीनों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। देखो होता है, पर ये गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन डिग्निटी होती है। तुम्हें पता है, देखिए जैसे मेरे मामा लोग हमें बताते हैं, ये बात सही भी है। मेरे मामा लोग, शायद आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि जैसे बैलगाड़ी जो खींचती है ना, उसको वो खींचते थे, मतलब खुद से अपने हाथों से ऐसे करके।
पुरानी मूवी में देखना आपको मिलेगा, ऐसे 70s 80s की मूवी में देखोगे तो ये सही नहीं है। फिर मनुष्य की जगह जो है इनको घोड़ा को इनका यूज़ किया जाने लगा, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पशुओं का जो है अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है। अब ज़रूरत आई तो स्वाभाविक सी बात है कि मशीनों ने ले लिया, और सही है। बोझा ढोने वाले पशु। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों व रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिम आच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों की वृत्तियाँ दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में कारवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है। पर दिक्कत एक चीज़ याद रखना, जब ठीक है भाई ये गलत है, बहुत सारी जो इनके पशुओं के अधिकारों के लिए जैसे एक पेटा संस्था बनी हुई है, और एक चीज़ याद रखना कि ठीक है जब इनको आप हटा दोगे ना भाई, इनका यूज़ नहीं करो, ठीक है मशीनों का यूज़ करो, तो इनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। जब उपयोगिता खत्म हो जाती है तो इनके जो पालन पोषण की जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत रहता है। जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से गाँव में पहले बैल का बहुत अच्छा खासा यूज़ होता था, जैसे फसल में यूज़ होता था, उसको सामान ढोने में यूज़ होता था। अब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब आ गई है। और जब आ गई तो उसको कोई पालता ही नहीं है, अब उसको अब वैसे उसको, तो वो ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बन जाता है। इसीलिए ना कभी भी कोई भी चीज़ को आप देखो तो थोड़ा दोनों नज़रिए से देखना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। सर हाँ बोलो। छकड़ों किसे बोलते हैं? हैं? छकड़ों जो ऊपर लिखा है। अरे छकड़ो जो बैलगाड़ी होती है ना, उसी को ही बोलते हैं। ठीक है। ये देखो जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको। सड़कें। छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें भी होती है, यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी एवं प्रयोग योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते, और यहाँ तक कि पक्के सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा में बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्ग के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत में पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती है, और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटोबान, जर्मनी और अंतर राज्य राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है। भारी बोझ को ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लारियाँ एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सोचो, वो सारे देशों में है ही नहीं। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। यातायात प्रवाह। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगरों सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। नगरीय परिवहन समाधान। उच्चतर पार्किंग शुल्क लगा देना चाहिए। सामूहिक शीघ्र संचरण, सार्वजनिक बस सेवा में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग। तो देखो इससे क्या होगा, उच्चतर पार्किंग शुल्क लगा दोगे तो जो लोग व्यक्तिगत जो कार यूज करते हैं ना, तो वो हतोत्साहित होंगे और वो सार्वजनिक जो परिवहन है उसकी तरफ जाएंगे। तो ये बात भी सही है। जैसे दिल्ली में तुम्हें पता क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने कल पढ़ा था, हाँ एनसीईआरटी में पढ़ रहा था कल, जो साइंस के एनसीईआरटी में, तो उसमें था कि दिल्ली में सोचो इतने वाहन हैं, अगर इनकी एक लाइन में से खड़ा किया जाए इनको, तो जो अमेजन नदी है, नील नदी है, उनसे भी लंबी हो जाएगी। सोचो इनकी, तो इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो व्यक्तिगत जो वाहनों की संख्या ज़्यादा है, तो दिक्कत ऐसे ही है। इसी कारण यहाँ पर्यावरण प्रदूषण, ये सब सारी दिक्कतें हैं। तो इनका समाधान यही है कि भाई पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें, तब ताकि ऑटोमेटिक हतोत्साहित तो लोग भाई मेट्रो है इनका यूज करना सीखें। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहन वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अंटार्कटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भलीभांति जुड़े हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको नगर से जुड़े हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। मतलब ऐसा पूरा एकदम। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकोरो से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ पाएंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों की रेल मार्ग व जलमार्ग के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी दूरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्तोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग है। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण ये शांसो वियतनाम सीमा के समीप, संघाई मध्य चीन, ग्वांगजाओ दक्षिणी में बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 को वाराणसी कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था ऐसे, परंतु अब पूछता नहीं तो कोई मतलब है नहीं। निर्माणाधीन सर्वनिम्न चतुर्भुज अथवा द्वित मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना। अगर मान लो अभी पूछ भी लिया जाए तो घबराने नहीं, ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़नी चाहिए। जो हजारों दिया और उसमें से एक चीज़ पूछ रहा हो तो कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। इस प्रकार कैरो केपटाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राय सभी देशों में गांवों, सैन्य शिविरों तथा वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती है। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थल, वस्तुओं और यात्रियों के स्थल की परिवहन की विधा है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रति देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.44 मीटर, लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है और ले आती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरित अथवा बहुमार्गी है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग का लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीपीय पारी रेल मार्ग वायुमार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस रेलमार्गों द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रतिबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहाँ देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत होती है। मॉस्को में भूमिगत रेलमार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेलमार्ग का लगभग 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे आईएस, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल मंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा उसमें संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय पारी रेल मार्गों के द्वारा गेहूं व कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग है, जिसका 25%
अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास तब ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। अब देखो ये चीज़ याद रखना, जैसे कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश कहाँ पे पाया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी था कई बार भी। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग जो तटीय केंद्रों को अंतरिक्ष क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती है, जो पत्तनों को अंतरिक्ष क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजक के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारी रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपेराइजो से मिलाता है। एशिया में जापान, चीन और भारतीय सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थल और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधा को न्यूनतम विकास हुआ है। तिब्बत के लिए भी ट्रेन चलने लगी है। दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर वर्ग लंबी रेल मार्ग है। इनमें जैसे सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग बेंगुला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर गुजरता है। तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित होते दार ए सलाम तक। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे से होते रेल मार्ग जो स्थलरूद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन। अन्य स्थानों जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया में रेल मार्ग पत्तनों नगरों के आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हुए परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। जो भी है थोड़ा मेंस ओरिएंटेशन में है, पीटी का ऐसा कुछ ज़्यादा फैक्चुअल है, वो चीज़ें कोई काम का भी है भी नहीं, यूपीएससी ने कभी ऐसा पूछा भी नहीं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ती है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस का ये प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोविसिबिर्स्क, चिंता और खबरोवस्क से हुआ जाता है। यह एशिया सबसे महत्वपूर्ण और विश्व सर्वाधिक लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युत कर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशिया प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा। सोचो मतलब समझो, इंडिया का 3 गुना। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र इरकुत्स्क का एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे ओडिशा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, उलान बटोर, मंगोलिया, रोनियांग, मकदेन और चीन में बीजिंग की ओर। पार कैनेडियन रेल मार्ग, अब देखिए रशिया से ये वाला जो मैं बात कर रहे हैं, सोचो यहाँ से लेके पीछे विशेष में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इस पर कौन कौन से शहर आते हैं, पीसीएस में पूछा जाता है, देख लेना आप, पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और पूर्व में हेलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होते हुए पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप में से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेशों के प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला, ये भी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार इन प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे संपूरक बन गए। विनिपेग में थंडर खाड़ी सुप्रिया झील एक समृद्ध मार्ग, ये सुप्रिया झील भी बहुत पीसीएस में पूछा जाता है। रेल लाइन के विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाली महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कर्नाटक की आर्थिक धमनी है। अब जैसे पीछे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कर्नाटक की आर्थिक धमनी क्या है, तो ये है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यह रेलमार्ग अंटार्कटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑंगटन, सैक्रामेंटो से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग अभी कनाडा की है, यहाँ से सोचो यहाँ जाती है पूरा। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ऑस्ट्रेलिया पर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर से आरंभ होकर कलबुर्गी, ब्रोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है।
एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिंदु लाइन में जोड़ा जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये लाइन पेरिस से स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाले यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गए। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, दही, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशिया रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है, पर कभी होगा नहीं, पाकिस्तान जो बीच में बैठा है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागतों की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों का अंतर जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का है। एफिल टावर से सैन्य नदी का दर्शन। सोचो, हम देख सकते किस प्रकार ये नदी महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग बन गया है। समुद्री मार्ग, महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनके कोई रखरखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों मार्ग रूपांतरण मनुष्य के पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों की लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार व तार अन्य नौपरिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशिक्षण कोष्ठक टैंकरों और विशेषकर जहाजों ने नौबार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पत्तनों पर नौबार के निपटान को सरल बना दिया है। मूवियों में देखा करो, ये कंटेनर एकदम बड़े बड़े होते हैं। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 8 में दर्शाया गया है। ये रहे, देखो, ऐसे थोड़ा बहुत बस याद रखो कि कहाँ पे क्या है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे तो पूछता नहीं, पर जैसे केप टाउन, डरबन, मोम्बासा, सुएज नहर, अदन है, कराची है, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता, ये पता होना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं, पूछता तो है नहीं। उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों के 2 प्रदेश उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व के 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवर्तित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारी जलमार्ग है। दूसरा टर्म में से वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोताश्रय की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये वाला जो इधर अमेरिका इनके दोनों के बीच में होता है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यदि यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के आद्य स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है। किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ है। उत्तर महासागर अंतर्द्वीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। उत्तर महासागर अंतर्द्वीप समुद्री मार्ग, यह व्यापारी मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश के पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो सुएज नहर मार्ग 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समुद्र प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। दक्षिणी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, अंटार्कटिक महासागर के पार एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लाटा, जोहान्सबर्ग और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में मिलते हैं। वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोमा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों का एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और याकोमा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। अब देखो, ये देखिए सुएज खाड़ी दिया हुआ है,
ग्रेट ब्रिज, एलवी, रसन, अल्कटोरा, एशिया, सेज नहर, एयरपोर्ट शहीद है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बस कुछ नहीं। दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर से परकिन द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। तटीय नौ परिवहन, यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के एक सुगम विधि है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, यूरोप से शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरें, स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें अथवा जलमार्ग जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व दोनों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती है। स्वेज नहर, इस नहर का निर्माण 1869 में पूछा जा सकता है। आपके बाद थोड़ा ध्यान रखना है इसका क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार लाल सागर से पूछ लिया था, हो सकता है क्या इससे पूछने का कारण तो यही था, परंतु उसने इनडायरेक्ट वे से वो पूछ लिया। इस नहर का निर्माण 1869 मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद व दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज पतन के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप का हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तर महासागर अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 800 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अत्यधिक यात्री माल कर होने के कारण कुछ जलयान, जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तर महासागर अंतर्द्वीप मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो की ओर जाती है। नील नदी से एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया से मिलती है, जिसमें पोर्ट सईद और स्वेज नगरों को ताज़े पानी की आपूर्ति की जाती है। पनामा नहर, यह नहर पूर्व में अंटार्कटिक महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर जोड़ती है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका निर्माण पनामा जलमड्रू मध्य के आर पार पनामा नगर में कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसे दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, तो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जल बंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर और नीचे को पार करती है। तो ये देखो पनामा नहर दिया है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग, नदियां, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें, स्टीमर यात्रियों तथा माल वहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जल मार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता, उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन का साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी और धातु गैस इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग का प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि बात के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय रेल मार्ग के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्य में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अपने महत्व खोता जा रहा है। तो रायन जल मार्ग हो गया। आंतरिक जलगामन स्थानों पर परिवहन प्रमुख साधन जहाँ नदी चौड़ी गहरी गाद से मुक्त होती है। और सोचिए रायन जो है 100 कितने देशों को जोड़ती हुई आती है। आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापारिक क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल का गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों को नौगम्यता को बढ़ावा दिया गया। निम्नलिखित नदी जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। राइन जल मार्ग, राइन नदी जर्मनी नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में
रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। समुद्री पथ कोलन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी मिलती है। ये नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। ये जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। डैन्यूब जलमार्ग यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अन्य देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। अब ये सब है ना पीसीएस से क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है नहीं। एक बार पूछा था, वो प्रमुख नदियाँ थी, परंतु यह टारना सेवरियन तक नौकायन योग्य मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। जम्बोजी नदी का पूछा था, यूराल का पूछा था। वो पूछता था कि कहाँ पे गिरती है। बस वोल्गा जलमार्ग रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर इसके मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर काला सागर से जुड़ती है। वृहद जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के वृहद जिले सुपीरियर, हुरियन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहद जिलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलुथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पतनों की सुविधा से युक्त है। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। मिसिसिपी जलमार्ग मिसिसिपी ओनिहो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा मूल्यवान जहाज़ों भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्र तक पहुंचने की यही सघन होता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी उड़ान कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन, एवलांच और भारी हिमपात के कारण वायु प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश सेवाओं के द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य की साक्षी है। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधा जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण व अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है विकसित हुआ है। वर्तमान समय विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीने के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज से 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवा प्रदान करती है। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटों में तय कर लेता है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों के सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है जहां अविचलित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवा का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या और सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध है।
तो सोचो विकास भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो नहीं होगा तो ये चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाइपलाइन, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध की पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग के क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसों के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों को मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल की परिष्करण शाला और पत्तनों अथवा घरेलू बाजार से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन से के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी, परंतु ये सब तापी पाइपलाइन थी ये, परंतु पाकिस्तान के कारण कैंसिल हो गई। अब किसी इसकी कोई चर्चा भी नहीं करता। ये प्रमुख हवाई पतन दिए हुए हैं। चलो, संचार, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिमी अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपनी कार्य नगरों स्थित मुख्यालय पर केंद्रित कर दिया और अपनी शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दी। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभव बनाए गए टेलीफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेदन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों की समाविष्टि करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणाली को उन्नत किया है। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्राओं की तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया है। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह संचार, आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़ी विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों को लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। तो और ज़्यादा हो गया होगा। कितनी पुरानी NCERT है, सोचो 5-6 साल पुरानी भी NCERT है तो कितना अपडेशन हो जाता है। उपग्रह ने मानव जीवन का अनेक प्रकार से लाभान्वित किया है। आप हर समय मित्रों को फ़ोन करने के लिए, छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं, अथवा केबल, दूरदर्शन, टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रम देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रेषण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाला संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। इसी से तो सैटेलाइट सब वहाँ भेजा जाता है, उससे होता है इंटरनेट का। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में था। रोहिणी का परीक्षण 1980 में हुआ है। 18 जून 1981 को एप्पल एरिजन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट का परीक्षण एरियन और रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जिसे इंटरनेट द्वारा आवर्त है। सरल शब्दों में भेजने वाले और प्राप्त करने वाले शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंक की दुनिया है। ऐसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज में, वास्तव में कहीं भी हो सकता है। अब देखो हो सकता है क्यों सही होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। जिस गति में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है।
इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ थे। अब तो 400 करोड़ हो गए होंगे। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ता का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 1995 में 66% रह गया। अब विश्व का अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और चीन और भारत में। जैसे करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फिक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियाँ जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा सरकार आएगा शायद यहाँ पे, सरकार द्वारा इन सूचनाओं को उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, पुनर्मूल्यन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों प्रक्रम को पहचानने हेतु किया जाएगा। अब देखो ये पूरा चैप्टर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए ऐसा कोई बाय द वे कोई गलती से, जैसे पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये मैथ पढ़ लेते, मैथ पढ़े बहुत दिन हो गए अपने को। अच्छा 2 चैप्टर बचे हैं, दोनों पढ़ लेंगे कल ही। हाँ ये 2 ही चैप्टर बचे, शब्दावली ये सब बचेगी, वो कल कर लेंगे। थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं।